नैन्सी ने एक बेटे को जन्म दिया था, रविंद्र। ओकर इस खबर से इतना खुश था कि वो बस अपनी छोटी बहन और उसके बेटे से मिलने के लिए बेताब हो उठा। लेकिन कुछ ही दिनों में चीजें अजीब होने लगीं। ओकर बार बार अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैन्सी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और फिर ओकर को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो नैन्सी के घर पहुंचा, वहां का मंजर देखकर उसका शक और गहरा हो गया। पूरा घर सूना पड़ा था। न सिर्फ नैन्सी बल्कि उसका पूरा परिवार गायब था, बिना किसी निशानी के। क्या हुआ था चौहान फैमिली के साथ? क्यों अचानक सब लापता हो गए? आज हम इसी केस की बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है अमरजीत चौहान से, जिन्हें लोग अनिल के नाम से भी जानते थे। अमरजीत चौहान अपनी पत्नी नैन्सी और एक बच्चे के साथ वेस्ट लंदन में रहते थे। अब भले ही अमरजीत और नैन्सी के बीच उम्र का फासला 21 साल का था, लेकिन उनके बीच जो प्यार था, वो उस गैप से कहीं ज्यादा बड़ा था। अमरजीत एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसका एक फ्रूट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस था, नाम था सीबा फ्रेट। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और चौहान जी हमेशा बिजी रहते थे। लेकिन एक बात जो अमरजीत को खास बनाती थी, वो ये कि चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी पत्नी नैन्सी को हर छोटी बड़ी बात पहले ही बता देते थे। वो पंजाबी में वॉइस नोट्स भेजा करते थे। मैं आज ऑफिस से लेट आऊंगा, मुझे आज क्लाइंट से मिलना है, या फिर अगले हफ्ते मेरा एक बिजनेस ट्रिप है। नैन्सी को इस बात का बहुत गर्व था कि उसका पति कितना ट्रांसपेरेंट है और अपने परिवार के लिए कितना समर्पित है। लेकिन नैन्सी की एक ख्वाहिश थी कि अमरजीत जल्द से जल्द रिटायर हो जाएं। वो चाहती थी कि अब दोनों इंडिया लौट जाएं। इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, नैन्सी खुद इंडिया लौटना चाहती थी। दूसरी, उसे लगता था कि बच्चों को जो परवरिश और एजुकेशन इंडिया में मिल सकती है, वो यूके में नहीं मिल सकती। उसका सपना था कि उसके बच्चे इंडिया में बड़े हों भारतीय संस्कृति के बीच। नैन्सी की इंडिया वापस जाने की इच्छा अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी, खासकर तब से जब उसने अपने दूसरे बेटे रविंद्र को जन्म दिया था। अब देखिए, अमरजीत अपने बिजनेस में बेहद बिजी रहते थे और लंदन में उनकी और कोई फैमिली भी नहीं थी जो नैन्सी की मदद कर सके। बच्चे छोटे थे और जब बच्चे छोटे हों तो माँ को बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन नैन्सी को हर चीज खुद ही संभालनी पड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि अमरजीत मदद नहीं करते थे, लेकिन वो बिजनेस के चलते घर से बाहर ज्यादा रहते थे और नैन्सी को बच्चों की परवरिश लगभग अकेले ही करनी पड़ रही थी। इसीलिए बच्चों की देखभाल और थोड़ा खुद के लिए भी सपोर्ट पाने के लिए नैन्सी ने अपनी मां चरणजीत कौर जी को इंडिया से लंदन बुला लिया था। अब जब रविंद्र पैदा हुआ तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको डबल खुशी थी। जब उसकी शादी अमरजीत से हुई थी तो फैमिली को थोड़ा डाउट था। क्यों? क्योंकि अमरजीत और नैन्सी के बीच 21 साल का उम्र का फासला था। पर शादी के बाद जो रिश्ता उन्होंने देखा वो इतना खूबसूरत और मजबूत था कि सबका मन बदल गया। चरणजीत कौर जी जो अब अपनी बेटी के साथ लंदन में थीं, अपनी बेटी को इतने अच्छे जीवन में देख बहुत खुश थीं। वो अक्सर अपने बेटे ओंकार वर्मा को भी यही बताया करती थीं कि तुम्हारी बहन यहाँ बहुत खुश है, अमरजीत उसे बहुत अच्छे से रखता है, बच्चे भी अच्छे से पल रहे हैं। ओंकार न्यूजीलैंड में रहता था, लेकिन बहन से उसका रिश्ता बहुत ही गहरा था। वो अक्सर फोन पर नैन्सी से बात करता था और हर बार उसकी आवाज में उसे एक सच्ची खुशी महसूस होती थी। लेकिन फिर भी ओंकार के मन को तब तक चैन नहीं आने वाला था जब तक वो अपनी आंखों से न देख ले कि नैन्सी और अमरजीत सच में उतने ही खुश हैं जितना वो सुनता है। ओंकार ने प्लान बनाया था कि वो अपनी बहन और अपने भांजे से मिलने के लिए लंदन आने वाला है। 14 फरवरी 2003 यानी वैलेंटाइन डे के दिन ओंकार की अपनी बहन से एक नॉर्मल सी बातचीत हुई। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। नैन्सी की आवाज में वो जोश, वो खुशी नहीं थी जो हमेशा होती थी। उसकी जगह थी चिंता, घबराहट। नैन्सी ने ओंकार को बताया कि अमरजीत कल रात से घर नहीं लौटे हैं। उनका फोन भी लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। नैन्सी ने जब सीबा फ्रेट यानी अमरजीत की कंपनी में फोन किया तो वहां के एम्प्लॉयज ने बताया कि अमरजीत को एक अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में नेदरलैंड्स जाना पड़ा है। अब सुनने में तो ये सब नॉर्मल लग सकता है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। नैन्सी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि अमरजीत का पासपोर्ट उस समय यूके गवर्नमेंट के पास जमा था। तो सवाल उठता है, वो बिना पासपोर्ट के नीदरलैंड्स कैसे जा सकते थे? शुरुआत में नैन्सी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अब उसका डर एक सच्चाई बन चुका था। क्यों? क्योंकि उसे अमरजीत की तरफ से एक वॉइस मेल मिला था। आवाज अमरजीत की ही थी, लेकिन इस बार वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो जब इस बार उनका वॉइस मेल आया और वो इंग्लिश में था तो ये बात नैन्सी के दिमाग में अटक गई। वॉइस मेल सुनने में तो एकदम इनोसेंट लग रहा था, लेकिन नैन्सी को इस छोटी सी डिटेल ने सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि ओकर नैन्सी का भाई उसे समझाने लगा। उसने कहा, तू शायद ज्यादा सोच रही है, इस पर इतना मत सोचो, अमरजीत जी ठीक ठाक वापस आ जाएंगे। और इतना कहकर ओकर ने फोन रख दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कॉल ओकर और उसकी बहन नैन्सी के बीच आखिरी कॉल थी, क्योंकि उसी कॉल के ठीक अगले दिन और अमरजीत के नीदरलैंड्स जाने के सिर्फ 2 दिन बाद पूरी की पूरी चौहान फैमिली, नैन्सी, उसके दोनों बेटे रविंद्र और देवेंद्र और उनकी मां चरणजीत कौर, लंदन वाले अपने घर से अचानक गायब हो गए। न कोई मैसेज, न कोई लेटर, न किसी को कुछ बताया। पूरी फैमिली ऐसे गायब हो गई जैसे हवा में उड़ गई हो। ये गायब होना उतना ही रैंडम और शॉकिंग था। और फिर कुछ दिनों बाद अमरजीत चौहान की कंपनी सीबा फ्रेट में एक अनजान आदमी आता है। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो उन्हें स्टाफ को दिखाता है। डॉक्यूमेंट्स में लिखा था, अमरजीत चौहान और उनका परिवार अब इंग्लैंड छोड़कर जा चुके हैं और अब कंपनी की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स के एंड में साइन थे अमरजीत चौहान के।
और सीबा फ्रेट का नया मालिक था केनेथ रेगन, जो पहले इसी कंपनी में काम करता था और अमरजीत का अच्छा दोस्त भी हुआ करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। केनेथ रेगन जुलाई 2023 में फिर से सीबा फ्रेट में नौकरी के लिए आया था, पर उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो अभी अभी जेल से छूट कर आया था और यही वजह थी कि उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। कोई उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो अमरजीत के पास पहुंचा तो अमरजीत ने उसे हाँ कर दी। क्यों? क्योंकि अमरजीत जी खुद भी एक समय पर जेल जा चुके थे। बात थी टैक्स एवेजन की। अमरजीत जी जानते थे कि केनेथ रीगन जेल क्यों गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे नौकरी दी। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि हर इंसान एक दूसरा चांस डिजर्व करता है। रीगन अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करना चाहता था और अमरजीत जी ने उसे वो मौका दिया। अब देखिए, अमरजीत ने रीगन पर पूरा भरोसा किया था। एक दिन रीगन ने अमरजीत को बताया कि उसे कुछ इन्वेस्टर्स जानते हैं जो सीबा फ्रेट को खरीदना चाहते हैं और वो लोग कंपनी के लिए 3 मिलियन पाउंड तक देने को तैयार हैं। इतना सुनते ही अमरजीत को अपनी पत्नी नैन्सी की बात याद आई, जब उसने कहा था, तुम रिटायरमेंट ले लो और हम सब इंडिया वापस चलते हैं। उसे लगा शायद ये मौका भगवान ने खुद उसके पास भेजा है और उसने इन इन्वेस्टर्स से मिलने के लिए हाँ कर दी। 13 फरवरी 2003 को अमरजीत और केनेथ रीगन इन इन्वेस्टर्स से मिलने के लिए घर से निकले। यही वो आखिरी दिन था जब किसी ने अमरजीत चौहान को जिंदा देखा था। उसके बाद वो गायब हो गए। अब सोचिए, कोई आदमी अचानक गायब हो जाए, वो भी किसी डील पर जाते हुए, तो पुलिस को तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि अमरजीत पहले टैक्स एवेजन के मामले में जेल जा चुके थे। तो पुलिस को लगा शायद ये आदमी फिर से किसी मुसीबत से भाग गया है। और दूसरा कारण, बाहर के देशों में अक्सर ऐसा होता है कि इमिग्रेंट फैमिलीज बिना किसी को बताए चुपचाप अपने देश लौट जाती हैं। तो पुलिस को यह सब इतना अजीब भी नहीं लगा। और वैसे भी किसी का अचानक गायब हो जाना कोई क्राइम नहीं होता। तो उन्हें लगा कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब सीबा फ्रेट के एम्प्लॉयज ने बताया कि अमरजीत जी ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली भी गायब हो चुकी है, तब भी पुलिस ने कोई खास कदम नहीं उठाया। वो तो भला हो नैन्सी के भाई का, जो इंडिया से लंदन आए और पुलिस के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। तब कहीं जाकर पुलिस हरकत में आई और जब उन्होंने अपनी जांच की शुरुआत की अमरजीत के घर से, तो जो उन्होंने वहां देखा वो सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही पुलिस चौहान फैमिली के घर में दाखिल हुई, तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए। घर के अंदर का हर एक सामान वैसा का वैसा ही पड़ा था। टेबल पर अब भी खाना था, वॉशिंग मशीन में कपड़े थे, बच्चों के खिलौने जमीन पर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सब कुछ अचानक से छोड़ दिया हो। यहां तक कि जरूरी सामान भी नहीं उठाया गया। और यही वो पल था जब पुलिस को समझ आ गया, ये कोई मामूली मिसिंग केस नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ जरूर है। बिना कोई सामान उठाए, बिना कोई तैयारी किए, और सबसे बड़ी बात, उनके पासपोर्ट्स भी घर पर ही थे। अब जरा सोचिए, अगर कोई फैमिली सच में कहीं बाहर ट्रैवल पर जा रही होती या देश छोड़ रही होती, क्या वो अपने पासपोर्ट छोड़ जाती? और इसी सबके बीच नैन्सी का भाई ओकर वर्मा लंदन आता है। वो कहता है, कुछ तो बहुत गलत है। ये बिल्कुल चौहान फैमिली के कैरेक्टर से बाहर की बात है। मुझे ये जानना है कि क्या वो सुरक्षित हैं। अब सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात ये थी, चरणजीत कौर की होली बुक श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी घर पर ही थी। उनकी इंडिया लौटने की फ्लाइट की रिटर्न टिकट भी वहीं रखी थी। अब जो लोग चरणजीत कौर को जानते थे वो ये बात अच्छे से जानते थे कि वो कुछ भी छोड़ सकती थी, लेकिन अपनी होली बुक कभी नहीं। उनके बेटे ने भी कहा, तो फिर अब कैसे वो इसे पीछे छोड़ गई? यहां से एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी, चौहान फैमिली अपनी मर्जी से गायब नहीं हुई थी। अब इस घटना को 1 महीना बीत चुका था। ना किसी ने इंडिया में उनसे संपर्क किया, ना उनके बैंक अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन हुई, ना किसी दोस्त को कॉल, ना कोई मैसेज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी फैमिली हवा में ही खुल गई हो। लेकिन फिर 22 अप्रैल 2003, एक पिता और बेटा फिशिंग के लिए बोटिंग कर रहे थे और तभी उन्होंने समंदर की सतह पर कुछ अजीब सा तैरता हुआ देखा। जब पुलिस वहां पहुंची और जांच की, तो पता चला वो एक बॉडी थी। बॉडी की पहचान की गई, वो अमरजीत चौहान थे। उनकी हालत देखकर सब कुछ साफ हो गया। उनके मुंह पर टेप लगा हुआ था, हाथ बांध दिए गए थे और उनके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। कोई उन्हें मारकर समंदर में फेंक गया था। और अब पुलिस को यह बात समझ आ गई थी कि अगर चौहान फैमिली के बाकी लोगों को बचाना है, तो उन्हें तुरंत तेजी से काम करना होगा। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। जुलाई 2003 में नैन्सी की बॉडी मिली और फिर नवंबर 2003 में चरणजीत कौर की भी बॉडी समुद्र से ही बरामद हुई। और जब ये दोनों बॉडीज भी मिल गईं, तो पुलिस की आखिरी उम्मीदें भी टूटने लगीं। लेकिन अफसोस, इस पॉइंट पर पुलिस को यह उम्मीद नहीं थी कि बच्चे जिंदा होंगे। इसी बीच सीबा फ्रेट कंपनी में नया ओनर बन चुका था, केनेथ रीगन। और अब एक नई डायरेक्टर अपॉइंट की गई थी, जिसे रीगन की हरकतों पर शक होने लगा था। क्यों? क्योंकि रीगन का पास्ट एकदम साफ सुथरा नहीं था। असल में रीगन लेट 90s में एक जाना पहचाना क्रिमिनल था। उसे कैप्टन कैश कहा जाता था, क्योंकि वो हमेशा एक सूटकेस में ढेर सारा कैश लेकर घूमता था। और ये सारा पैसा किसी बिजनेस से नहीं, बल्कि क्रिमिनल एक्टिविटीज से कमाया गया था। रीगन मनी लॉन्ड्रिंग करता था, फेक पासपोर्ट सप्लाई करता था और ड्रग्स की स्मगलिंग करता था।
इन्हीं में से एक ड्रग स्मगलिंग केस में वो जेल गया था। अब देखिए, सिर्फ पास्ट में क्रिमिनल होने से पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी। पुलिस को सबूत चाहिए था, तो उन्होंने सबसे पहले किया रीगन का मोबाइल ट्रैक, और यहीं से मिली उन्हें पहली ठोस लीड। 13 फरवरी यानी उसी दिन जब अमरजीत गायब हुए थे, रीगन और अमरजीत के मोबाइल की लोकेशन एक ही जगह पाई गई थी। और कुछ समय बाद 2 और लोगों के मोबाइल भी वहीं ट्रैक हुए, विलियम होहनस और पीटर रीस। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों भी कोई मामूली लोग नहीं थे। दोनों के भी क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। इन सबकी लोकेशन ट्रेस की गई। एक घर में जो रीगन के फादर का था, फोर्स क्लोज नाम की जगह पर। अब यहीं से पुलिस का शक और गहराता गया। और फिर 15 फरवरी को रीगन और एक और व्यक्ति का मोबाइल अमरजीत के घर के आसपास पाया गया। इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस अब 100% श्योर हो चुकी थी, रीगन ही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है। अब पुलिस ने प्लान बनाया, रीगन के घर की तलाशी ली जाएगी। उन्हें पूरा विश्वास था कि वहां से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, शायद किसी मर्डर का सबूत, शायद कोई ट्रेस, कोई हिंट। लेकिन जब वो रीगन के घर पहुंचे तो जो देखा वो चौंकाने वाला था। एकदम नई चमचमाती कोठी सामने खड़ी थी। हर चीज को रीरिनोवेट किया गया था। नई कारपेट्स, नया फर्नीचर, दीवारों पर नई पॉलिश, जैसे कोई सबूत जानबूझकर मिटा दिए गए हों। लेकिन फिर भी पुलिस के शक का साया रीगन पर बना रहा। अब उन्हें बस एक मौका चाहिए था, उसे रंगे हाथ पकड़ने का। लेकिन उस वक्त पुलिस के पास सबूत नहीं थे। उन्हें लगने लगा कि शायद ये केस हमेशा के लिए अनसॉल्व रह जाएगा। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी बात ही पूरी कहानी पलट देती है, और इस केस में वो मोड़ लेकर आई। बेलिंडा ब्रोन। बेलिंडा ने पुलिस को एक बयान दिया जिसने पूरे केस की नींव हिला दी। उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही रीगन और उसके 2 दोस्त उसके फार्म पर खुदाई कर रहे थे। बेलिंडा ने खुद कहा, जब मैं ड्राइववे में पहुंची तो मैंने देखा 2 लोग मेरी फील्ड में खुदाई कर रहे थे। उनके पास एक डिगर था। जब उसने रीगन से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो, तो रीगन बोला, हम एक ड्रेनेज डिच बना रहे हैं। और जाते जाते रीगन ने यह भी कहा, अगर पुलिस पूछे तो बस बोलना कि हम तुम्हारे वाटर सिस्टम में हेल्प कर रहे थे। अब सोचिए, कोई इंसान ऐसी बात क्यों कहेगा अगर सब कुछ सही हो। पुलिस को यकीन हो गया था, अगला सुराग उन्हें यहीं मिलेगा। फिर क्या था, पुलिस ने बेलिंडा ब्रोन के फार्म की बारीकी से जांच शुरू कर दी, और उनके हाथ अहम सबूत लग गए। उन्हें वहां से कुछ बाल, कपड़े के टुकड़े और ज्वेलरी मिली। जब इनकी जांच की गई तो कंफर्म हुआ कि वो बाल अमरजीत के थे और ज्वेलरी नैन्सी की। अब पुलिस के पास अपने कातिल थे। और फिर आया एक आखिरी और सबसे ठोस सबूत, जिसने ये केस हमेशा के लिए पुलिस की मुट्ठी में कर दिया। जब अमरजीत की बॉडी और कपड़ों की दोबारा जांच हो रही थी तो पुलिस को उनके मोजे के अंदर एक लेटर मिला, और उस लेटर पर जो पता था वो था केनेथ रीगन के घर का पता। मतलब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि अमरजीत जी अपने आखिरी समय में रीगन के घर पर ही मौजूद थे। अब इस सबूत के बाद पुलिस ने फाइनली केनेथ रीगन, पीटर रीस और विलियम होहनस तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों आखिरी तक कहते रहे, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन उनके पास्ट और पुलिस के पास मौजूद सारे सबूत ये साफ बता रहे थे कि यही लोग चौहान फैमिली के कातिल थे। और अब क्योंकि तीनों ने न कोई कबूलनामा दिया, न ही पुलिस के किसी आरोप को स्वीकारा, तो पुलिस ने अपनी तरफ से इन तमाम सबूतों के आधार पर एक थ्योरी तैयार की। रीगन की प्लानिंग बहुत चालाकी से की गई थी। पहले अमरजीत को फंसाना, फिर कंपनी की ओनरशिप के लिए ब्लैंक पेपर पर साइन करवाना, और आखिर पूरे परिवार का कत्ल। सब कुछ एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से किया गया। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कितना भी शातिराना क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही देता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। अमरजीत का मोजे में छुपाया हुआ लेटर, बेलिंडा ब्रोन का बयाना और मोबाइल लोकेशन की डिटेल्स, ये सब मिलकर पुलिस को सच्चाई तक ले आए। अंत में रीगन और हंसी को उम्र कैद और पीटर रीस को 23 साल की जेल। शायद ये सजा चौहान परिवार के गम को कभी कम नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर दिखाती है कि न्याय देर से सही और होता जरूर है। इस केस ने एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे आसपास क्या छिपा हो सकता है। अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर नई क्राइम स्टोरी की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।